द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के जो प्रमुख तत्व हैं वो निम्न हैं। पहला है पदार्थ की प्रधानता। मार्क्स सामाजिक क्षेत्र में दृश्य जगत को वैज्ञानिक मानता है जिसका स्पर्श किया जा सकता है या जिसकी जांच की जा सकती है। इसलिए मार्क्स हीगल के विचार तत्व की प्रधानता के स्थान पर भौतिक पदार्थ की प्रधानता को स्थापित करता है, क्योंकि पदार्थ दिखाई देता है। विश्व का निर्माण क्रमिक रूप से उन्नति और पतन के चक्र द्वारा हुआ है, जिसके मूल रूप में पदार्थ है। पदार्थ ही प्रत्येक परिवर्तन का आधार है। पदार्थ गतिशील है, गति विरोध के संघर्ष से संभव होती है, इसलिए पदार्थ में परस्पर अंतर विरोध का संघर्ष भी रहता है, जिससे परिवर्तन संभव होता है। इसलिए स्पष्ट है मार्क्स के विचारों का केंद्र बिंदु पदार्थ है। दूसरा है शक्तियों का द्वंद्व। शक्तियों के द्वंद्व को मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद के 3 शब्दों में के आधार पर स्पष्ट किया है: वाद, प्रतिवाद और संवाद। एंजल्स ने जौ का उदाहरण लेकर मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझाया है। यदि एक जौ के दाने को पृथ्वी के में बो दिया जाए तो गर्मी और नमी के कारण फूट जाएगा। इस प्रकार जौ का दाना स्वयं नष्ट हो जाएगा, परंतु उसके अंकुर से पौधा बन जाएगा और इस पौधे से अनेक जौ के दाने पैदा होंगे। रूपांतर तीसरा है। द्वंद्ववाद की क्रिया में एक तरफ मात्रात्मक वृद्धि होती है, जैसे ऊपर के उदाहरण से हम बताते हैं कि जौ के बीज के अंत में संवाद की स्थिति में अनेक जौ के बीज हुए। लेकिन मार्क्स का कहना है कि मात्रात्मक के साथ इसमें रूपांतर भी होता है, अर्थात गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। यदि पौधे और बीज की देखरेख को की जाए तो अच्छे दाने भी प्राप्त होंगे, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन अचानक तथा शीघ्र होता है, धीरे धीरे नहीं। इसलिए उसने समाज की 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। फिर चौथी बात आती है विकास। मार्क्स ने समाज को 6 अवस्थाओं में रूपांतरित कर समाज के विकास को स्पष्ट किया है। उसके अनुसार समाज की अवस्थाओं का रूपांतरण एक और गुणात्मक होता है, दूसरी तरफ रूपांतरण अति प्रगति उन्मुख होता है। अंत में पूंजीवादी व्यवस्था से सरबराह के प्रतिवाद द्वारा समाजवादी व्यवस्था संवाद के रूप में विकसित होती है। साम्यवाद इस विकास का पूर्ण वर्ग है, जिसमें वर्ग नहीं होंगे, राज नहीं होगा और इस कारण संघर्ष नहीं होगा। अब इसकी सिद्धांत की आलोचना भी है। नंबर 1, अत्यधिक अस्पष्ट है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अपने आप में नितांत अस्पष्ट और थोथी दार्शनिक मान्यता है। वेपर कहते हैं कि द्वंद्ववाद की धारणा अत्यंत गूढ़ और अस्पष्ट है। यद्यपि मार्क्स एंजल के समस्त लेखन का वह आधार है, लेकिन इसे कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है। दूसरी बात है असंगतिपूर्ण धारणा। एक स्थान पर मार्क्स कहता है कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है। इसके अतिरिक्त मजदूरों को जागृत करने के लिए उसके द्वारा जिस प्रकार से उद्बोधन किया जाता है, उससे यही स्पष्ट होता है कि उसे मानवीय चेतना और क्षमता में विश्वास है। लेकिन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को अपनाते हुए उसके द्वारा वाद, प्रतिवाद और संवाद की पद्धति के आधार पर मानवीय इतिहास के भविष्यकालीन विकास को निर्धारित कर दिया गया है। असंगति यह है कि यदि मानव स्वयं इतिहास का निर्माता है तो भविष्यकालीन विकास को निर्धारित कैसे किया जा सकता है? ऐसे किसी यंत्र का आविष्कार तो अभी तक नहीं हो पाया है। फिर दूसरी बात आती है अत्यंत भौतिकवादी दर्शन। मार्क्स की विचारधारा अत्यधिक और अनावश्यक रूप से भौतिकवादी है। मार्क्स का विचार है कि मानवीय चेतना भौतिक तत्वों के अधीन होती है। मानवीय जीवन में भौतिक संतुष्टि ही मानवीय मानसिक संतुष्टि की आधारशिला और मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। किंतु भौतिकवादी दर्शन के आधार पर एक आदर्शवादी दर्शन की सृष्टि नहीं की जा सकती। वास्तव में मनुष्य में जो कुछ चेतना है उसी का महत्व उसके क्रियाकलापों में अधिक दृष्टिगोचर होता है। संसार में सर्वत्र चेतना शक्ति द्वारा जड़ शक्ति के संचालन के उदाहरण देखे जाते हैं। वस्तुतः जड़ पदार्थ में स्वयं कोई गति उत्पन्न हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट है द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण। मार्क्स द्वारा अपनाई गई द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण है। इतिहास एक अविरल धारा है, उसमें ना तो हमको अंतिम अवस्था दिखाई देती है, न क्रांति द्वारा किए गए भिन्न भिन्न परिवर्तनों की आवश्यकता है। तो मार्क्स ने जो विभिन्न सामाजिक अवस्थाएं बताई है, वे किसी एक निर्दिष्ट स्थान पर अचानक नहीं आती। नेक्स्ट है द्वंद्वात्मक पद्धति खतरनाक। द्वंद्वात्मक पद्धति खतरनाक भी है क्योंकि इसमें इस बात को हम मानकर चलते हैं कि मनुष्य बाहरी शक्तियों का अर्थात आर्थिक शक्तियों का दास है और उसमें इतिहास के क्रम को बदलने की शक्ति नहीं है। यदि हम मार्क्स की विचार पद्धति को स्वीकार कर लें तो मानवीय दर्शन और विचार में आदर्श और नए समाज की कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। वास्तव में मार्क्स ने हमें एक प्रकार के भाग्यवाद से निकाल कर दूसरे प्रकार के भाग्यवाद का रास्ता बताने का कार्य किया है। नेक्स्ट है मानवीय इतिहास उत्थान का ही लेखा नहीं। द्वंद्वात्मक पद्धति इस दृष्टि से भी दोषपूर्ण है कि इसके अंतर्गत ये मान लिया गया है कि इतिहास का क्रम सदैव उन्नति की ओर रहा है। वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। मानवीय इतिहास मात्र उत्थान का नहीं वरन उत्थान और पतन दोनों का इतिहास रहा है। तो ये हमारा पहला पार्ट है। अब हम कल पढ़ेंगे दूसरा पार्ट।